हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने तत्वों की संयोजकता निकालना सीखा है। अब इस वीडियो में हम सूत्र बनाना सीखेंगे, पर सूत्र बनाने से पहले आयन के बारे में जानना जरूरी है। जैसे आयन समझते, जैसे मान लीजिए कोई तत्व सोडियम है, सोडियम पे प्लस लिखा हुआ, तो जो प्लस है ये आयन है। अब क्लोरीन है, इस पे माइनस लिखा है, तो ये आयन है। तो जो आयन होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं धन आयन, जिन्हें कैटायन बोलते हैं, ऋण आयन जिन्हें एनायन बोलते हैं, और उदासीन आयन जिन्हें न्यूट्रल आयन कहते हैं। यानी कि इन पे हमेशा धन का आवेश होता है, इन पे ऋण का आवेश होता है, इन पे कोई आवेश नहीं, तो जीरो। तो सही सही प्रकार यही दो होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो ये आयन होता है जो तत्वों के रूप में, आवेश के रूप में दिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेशित तत्वों पर जो आवेश होता है उसे ही हम आयन कहते हैं। तो जो भी तत्व होते हैं उनके ऊपर जो प्लस या माइनस लगा होता है उनको हम आयन बोलते हैं। अब आयन के लिए इसलिए बता दें क्योंकि अभी हम जो सूत्र बनाएंगे तो सूत्र में कुछ आयनिक यौगिक मिलते हैं, तो आयनिक यौगिक बनाने पड़ते हैं। आयनिक यौगिक मतलब जिन पे आयन लगे। जैसे कि हम कुछ नाम ले लेते हैं आयन में जिनका यूज होता है अधिकतर। जैसे कि एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइट, ये दो। तो नाइट्रेट पे होता है NO3 माइनस, नाइट्राइट पे NO2 माइनस। अब ये जो है आयन पे आयन लगा हुआ है। फिर बात करते हैं हम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का होता है CO3 -2। इसका मतलब कि दो, इसकी संयोजकता दो होती है। तो इनकी संयोजकता क्या है? -1 -1, इनकी संयोजकता -2 कार्बोनेट। फिर जैसे बात करें हम सल्फेट की, तो सल्फेट पे होता है SO4 -2। इसका मतलब कि सल्फेट की संयोजकता -2 होती है। फिर सल्फेट के बाद फिर सल्फाइड, सल्फाइड का होता है SO3 -2। तो सल्फाइड की संयोजकता -2 होती है। ये सब आयनिक है। और जैसे बात कर लेते हैं फास्फेट की, तो फास्फेट संयोजकता होती है PO4 -3। तो फास्फेट संयोजकता यहाँ पे -3। तो ये सब, इन सबका सूत्र बनाते समय जरूरत पड़ती है, तो इनको भी जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। देखिए इन सब में एक चीज कॉमन, सबके लास्ट में टा है। तो एक बात याद रखें, जैसे हमने पढ़ा था धनायन और ऋणायन। तो जो धनायन होते हैं वो तो अलग प्रकार होते हैं। जो ऋणायन है, अगर कहीं पे भी लास्ट में टा लगा हुआ है तो वो ऋणायनित होते हैं। जैसे धनायन में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि NH4 प्लस, ये अमोनियम होता है। H प्लस हाइड्रोनियम होता है। तो इन पे क्या है? प्लस है। तो प्लस इनमें लास्ट में से EM है, बाकी और भी कहीं भी कुछ और जुड़ा होता है। तो इन सब का यूज करके हम अब सीखेंगे कैसे हम सूत्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम केमिस्ट्री में ही सूत्र कैसे बनता है। और सूत्र जो बनता है वो संयोजकताओं के संयोग से ही सूत्र बनता है। बाकी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, तो ज्यादा भी लेंगे नहीं, अब सीधे हम सूत्र पे आते हैं। तो सूत्र टॉपिक आ गया सूत्र निर्माण। सूत्र बनाने का तरीका ये होता है कि सूत्र में संयोजकताओं के साझेदारी से सूत्र बनता है। तो पहले कुछ सरल लेते हैं फिर कठिन। जैसे कि हमने लिया Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि सोडियम संयोजकता क्या है? +1 है, और क्लोरीन की -1। इसकी संयोजकता उसकी संयोजकता बराबर है। अब हमको सूत्र बनाना है, तो ये जो +1 है संयोजकता इनके पास चली जाएगी, इनकी जो -1 है संयोजकता इनके पास चली जाएगी। और सूत्र बनाते समय प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, यानी Na की संयोजकता 1 है, 1 यहाँ पे आ गई, Cl की संयोजकता 1 है, 1 आ गई,
एक लिखा नहीं जाता, इसलिए लिखा जाएगा NaCl। हो सकता है कम समझ में आई हो, इसके लिए दूसरा सूत्र ले लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं Mg, इस पे क्या है प्लस प्लस, और Cl पे -1, इसको प्लस प्लस कहें चाहे +2 कह देते हैं, बात है। अब इनके सूत्र बना, तो इसका जो एक है इनके पास चला है, जो मिलते समय इनका जो दो है वो इनके पास देखते हैं कैसे। जैसे लिखा Mg और Cl। अब क्लोरीन में क्या था, एक था, तो एक हमने यहाँ लिख दिया Mg के पास, Mg के पास दो था तो दो लिख दिया क्लोरीन के पास। अब एक लिखा नहीं जाता तो क्या लिखा जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब इनमें क्या हुआ, ये सूत्र बना। तो सूत्र बनाने का तरीका ये है कि इनकी संयोजकता उनके पास, उनकी संयोजकता उनके पास। जैसे कि है एल्यूमिनियम, अब इस पे +3 है, क्लोरीन पे -1 है, तो इनका 3 इनके पास गया, इनका 1 इनके पास, तो बना कर Al और Cl लिख दिया। अब Al के पास 3 है, 3 चला गया Cl के पास, Cl के पास 1 तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 लिखते नहीं, तो AlCl3, तो ये बन गया सूत्र, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से सूत्र बनाए जाते हैं। और सारे उदाहरण ले लेते हैं, इनको हटा कर। अब धीरे धीरे थोड़ा कठिन सूत्र बनाना सीखेंगे। अब इनके बाद जैसे कुछ बराबर वाले लेते हैं, जिनकी बराबर होती है। अब जैसे कि हाइड्रोजन, अब वो हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, प्लस, और इसके बाद क्लोरीन माइनस, यानी +1 -2, तो इनका 1 के पास, इनका 1 के पास, ये तो आसानी है, इससे बन जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो थोड़ा आसान है। अब हाइड्रोजन के साथ हम कुछ और लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन संयुक्ता होती है +1, ठीक। अब इसके साथ हम लेते हैं सल्फेट, अभी हमने पढ़ा सल्फेट, SO4 इसकी होती है -2। अब इनको मिलाएं, तो इनका 1 इनके पास जाएगा, इनका 2 इनके पास जाएगा, तो हाइड्रोजन लिखा, इनका 2 है, 2 यहाँ। फिर सल्फेट लिखा, तो हाइड्रोजन का 1 था, 1 यहाँ पे आ गया, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, तो लिखेंगे सीधा सीधा H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि तेजा। ये सूत्र बन गया। तो इस तरह से सूत्रों को बनाया जाता है। जैसे कि अभी और हमने उदाहरण, जैसे हमने नाइट्रेट लिया था, फिर कार्बोनेट, फास्फेट, इन सबको लिया था। अब से ले लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम का है NH4, ये प्लस होता है, एक नाइट्रेट में क्या होता है, इस पर भी -1 होता है। अब इनको मिलाएंगे, इनका प्लस इनके पास गया, इनका माइनस इनके पास, अब दोनों में एक एक है तो कोई फर्क पड़ना नहीं, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन गया। लेकिन अब वो कुछ अलग जैसे लेना चाहें, उनको उदाहरण हटा लेते हैं। अब जैसे कार्बोनेट पे 2 संयुक्ता होती है, तो बराबर संयुक्ता कर दिया। जैसे कि इसे हम लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट पे क्या है -2 है। अब ये आपस में किया गया, इनका 2 इनके पास गया, इनका 2 इनके पास, तो हमने कैल्शियम लिखा और कार्बोनेट लिखा, कार्बोनेट का 2 कैल्शियम के पास चला गया, कैल्शियम का 2 कार्बोनेट के पास चला गया। अब 2 से 2 गया कट, बचा कितना, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जब संयोजकताएं बराबर होती है तो कट जाती है, उनको लिखा नहीं जाता, कैल्शियम कार्बोनेट। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनको हटाकर। जैसे सल्फेट का ले ही चुके हैं, हाँ एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम का +3, फिर सल्फेट का -2। अब इनका थोड़ा देखा, अब इसका 3 संयोजकता इनके पास जाएगी, इनकी 2 संयोजकता इनके पास, तो AlSO4 हमने लिखा था। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, तो सल्फेट में जाके लग जाएगी, सल्फेट की 2 है, वो एल्यूमिनियम लग जाएगी, तो बना क्या
Al2SO4 का 4th ट्राइस्टर, क्या नाम, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस प्रकार से वो बनते हैं। अब इसके बाद इस वीडियो में हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकालने के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कैसे निकालते हैं। से परमाणु क्रमांक, तो आवर्त सारणी में जो परमाणुओं का सीरियल नंबर दिया गया है वही परमाणु क्रमांक होता है, जबकि उनके भार को परमाणु भार बोला। तो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं Z से, जबकि परमाणु भार प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणुओं का क्रमांक परमाणु भार और परमाणुओं का जो परमाणुओं का क्रमांक परमाणु क्रमांक है और उनका जो भार है वो परमाणु भार है। लेकिन इनकी एग्जैक्ट परिभाषा नहीं, परिभाषा यह है कि किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी Z=E=N, यानी किसी तत्व में कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन हैं या फिर कितने प्रोटॉन हैं, P, वही होती है उनकी परमाणु क्रमांक। जैसे कि हमने उदाहरण ले लिया कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, इसका मतलब कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी 8। सोडियम ले लिया, 11 परमाणु क्रमांक है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। यही समझेंगे कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, क्योंकि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन भिन्न हो सकता है। परमाणु भार का फार्मूला बनता है A=, बना सकते हैं Z+P Z+N, या A=P+N, या A=E+N, क्योंकि ZPE तो बराबर ही होते हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि परमाणु क्रमांक में यदि न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ या फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दी जाए तो परमाणु भार। तो किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उसका परमाणु भार कहते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी तत्व में उपस्थित परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जो भी कहें। या फिर किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उसका परमाणु भार कहते हैं। बाकी इसका फार्मूला समझ ही गए। अब जैसे इनके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अब जैसे कोई उदाहरण से सीधी सी बात हम उदाहरण लेते हैं सोडियम का। ये हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार 23 होता है, ये भी जानते हैं, लेकिन सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो सोडियम जो तत्व लिखा है, अगर सोडियम लिखा है तो समझ इसके बारे में हमको सब पता है। तो परमाणु भार में जो नीचे लिखते हैं 11 लिख दिया, क्रमांक है, ये लिख दिया भार। ये लिखने का तरीका होता है, कोई तत्व लिखते हैं तो तत्व का प्रतीक, उसके नीचे लेफ्ट साइड में परमाणु क्रमांक और राइट साइड में परमाणु भार। लेकिन ये अभी नहीं लिखना है क्योंकि इसी को हमको निकालना है। हमें ये पता है कि सोडियम है, अब इस सोडियम का हमें ज्ञात करना है न्यूट्रॉन की संख्या। ये क्वेश्चन में दिया कि सोडियम के न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और भार होता है 23। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, Z=E=P तो होता ही, तो Z क्या है 11, यानी सब कुछ यहाँ पे 11। हमें क्या निकालना है N, तो फार्मूला भी क्या बना था A=P+N। तो अगर N निकालना है तो N = क्या हो जाएगा, A है, P चला जाएगा माइनस, तो जिसमें से A 23 और माइनस P 11 है, तो निकाल लेते हैं कितना बचा 12। तो न्यूट्रॉन आ गया 12, आप जोड़ लेते हैं 12 11 23। तो ये तरीका होता है। जैसे हम मान लें बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की, क्लोरीन और सोडियम यही फेमस होते हैं। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, मान लीजिए इसमें हम बता देते हैं कि क्लोरीन परमाणु है, इसकी हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी। तो क्लोरीन लिखा, क्लोरीन का नीचे होता है 17 और 35.5 ये होता है। अब इसको हमें निकालना है तो Z=E=P होता है, मतलब कि 17। तो इसकी परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या सब कुछ 17। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो फार्मूला
ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है, तो एन इक्वल टू ए माइनस पी में पक्षांतर कर देते हैं। तो ए है 35.5, उससे घटाना क्या है पी, यानी कि 17 घटाना। अब घटाने के बाद कितना आता है 0.5, और फिर कितना आ जाएगा, हाँ 17 जीरो मान लेते हैं, तो 5 से 5 गया, उसके बाद 35, 15, 15 से 7 गया तो 8, और उसके बाद फिर 18.5, तो 18.5 इसका न्यूट्रॉन की संख्या। तो इन सूत्रों के द्वारा हम किसी, अगर हमको परमाणु क्रमांक और भार याद है तो हम उनका न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी सब पता कर सकते हैं। इसीलिए बताए हैं कि किसी भी तत्व का प्रतीक, नाम, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पता तो फिर केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली। इसी प्रकार जिनका चाहे उदाहरण कर सकते हैं। जैसे हम कुछ तत्व लिख देते हैं, उनको आप करके देखिए, जैसे कि कैल्शियम, होमवर्क के रूप में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आर्गन, एल्यूमिनियम, इन सब में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।